प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्मो रेगुलेशन के पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, जिसमें डेफिनेशन कुछ ऐसे टर्म्स थे जो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड थे, जिनके बारे में देखा। आज हम लोग इसका जो सेकंड जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो बिंदु सेकंड जो पॉइंट है, वो आज हम देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी जगत पर प्रकृति में मुख्यतया 3 प्रकार के हैबिटेट्स होते हैं और इन हैबिटेट्स में रहने वाले जंतु उन आवासीय क्षेत्रों के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ये 3 आवास होंगे: स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर; समुद्र जल, सी वाटर या मैराइन वाटर; और तीसरा जो है वो स्थलीय आवास, टेरेस्ट्रियल आवासीय क्षेत्र जो होता है। इन सभी प्रकार के आवासों में रहने वाले प्राणियों में आंतरिक प्राशन सांद्रता को नियत बनाए रखने हेतु अनेक अनुकूलताएं पाई जाती हैं और इन्हीं अनुकूलताओं के कारण जंतु अपनी शारीरिक रचनाओं एवं क्रियाविधियों में परिवर्तन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जंतुओं में उनकी देह के चारों ओर अपारगम्य क्यूटिकल पाई जाती है, कुछ जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण किया जाता है तथा अन्य में कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को कम करके पानी की प्राप्ति एवं पानी की हानि से अपने आप को बचाया जाता है। तो अनेक अनुकूलताएं इन जंतुओं के अंदर पाई जाती हैं। हम लोग आज के इस लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन की क्रियाविधि में फ्रेश वाटर एनिमल्स में किस तरह से पराशरण नियमन होता है उसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा अकशेरुकी और कशेरुकी में क्या डिफरेंस होता है। अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु दो ये महत्वपूर्ण पार्ट्स में जंतु जगत को डिवाइड किया हुआ है। सभी जलीय अकशेरुकी जंतु व कशेरुकी जंतु अपने बाह्य वातावरण की तुलना में हाइपरटोनिक होते हैं, अर्थात इनके आंतरिक दैहिक तल में लवणों की सांद्रता बाह्य स्वच्छ जल की अपेक्षा अधिक होती है। अतः इनमें बाह्य वातावरण से जल के शरीर में प्रवेश होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके साथ ही बाहरी वातावरण में अनेक कार्बनिक लवणों का बॉडी से लॉस भी निरंतर होता रहता है और यदि यही प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो जंतुओं में लवणों की मात्रा में कमी आ जाती है एवं शरीर में रुधिर तनुता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या का हल अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे इनके शरीर में प्रवेश होने वाले आवश्यकता से अधिक जल को संग्रह करके या इसको पंपिंग क्रिया विधि द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित करके ऑस्मो रेगुलेशन किया जाता है। लवणों की हानि को संतुलित करने के लिए इन प्राणियों में सक्रिय अभिगमन तंत्र, जो पराशरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विकसित हो जाता है, जिससे गिल्स, त्वचा, मलाशय, आहार नाल के विभिन्न भागों से लवणों का अवशोषण निरंतर होता रहता है। कुछ उदाहरण इसमें हम देखेंगे स्वच्छ जलीय आवास में रहने वाले जंतुओं के। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, स्वच्छ जलीय जो प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोन्स सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, ये प्रारंभिक जीव होते हैं। स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन्स में जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए मुख्यतया संकुचनशील धानी ही पाई जाती है। ये सरल प्रकार के जीव होते हैं
अनियमित आकृति होती है, इनमें किसी प्रकार का कोई अंग तंत्र विकसित नहीं होते। अतः अधिकांशतः जो मुख्य कार्य शरीर के होते हैं वो कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ही किए जाते हैं। संकुचनशील धानी बनने की जो क्रिया होती है इनमें उसे डायस्टोल कहते हैं, तथा ये जब वाटर को, एक्सेसिव वाटर को संग्रहित करके जब ये फट जाती है तो इस क्रिया को सिस्टोल कहते हैं। फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं ये अमीबा का एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इस फिगर में आप देखें कि ये मध्य भाग में एक बड़ी गोलाकार कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल होती है, संकुचनशील धानी होती है। इसके चारों ओर अनेक सहायक धानियाँ पाई जाती हैं और इनके पास में ही माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं ये सहायक धानियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है जो एटीपी का प्रोडक्शन करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सहायक धानियों को ऊर्जा प्रदान करने से ही सहायक धानियाँ एक्सेसिव वाटर जो इसके आंतरिक भाग में उसको संकुचनशील धानी में पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा डायग्राम आप इसी में देखें, आगे जो दिया हुआ है, संकुचनशील धानी एक सीमा तक फैल जाती है जब इसमें अतिरिक्त जल भर जाता है। उसके बाद में ये प्लाज्मा लेमा के पास आकर टकरा जाती है, और जैसे ही ये प्लाज्मा लेमा से टकराएगी ये उसके बाद में ये भ्रष्ट हो जाती है उस भाग से, और एक्सेसिव जो वाटर होता है वो बाहर निष्कासित हो जाता है तथा अमीबा पुनः अपनी उसी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाता है। और ये क्रिया निरंतर चक्रीय रूप से चलती रहती है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा जो संघ है उसके जंतुओं में जैसे हाइड्रा है, गुडा है, इनमें जल संग्रह हेतु अनेक संग्रह धानियाँ पाई जाती हैं जिनमें कई घंटों तक जल को संग्रह करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तीसरा एग्जाम्पल आप देखें मोलस्का के जंतु जैसे यूनियो, एनाडोंटा, इनमें कम सांद्रता वाले यूरिन का निष्कासन ध्येय से होता है। चौथा एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं स्वच्छ जलीय मछलियाँ जो होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेज, इलास्मोब्रैंक फिशेज हैं जैसे, इनमें भी आवश्यकता से अधिक जल को किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। किडनी का काम मुख्यतः काम ब्लड फिल्ट्रेशन का होता है और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को बाहर निष्कासित करने का कार्य होता है, अर्थात ये एक उत्सर्जी अंग होता है। अधिकांश स्वच्छ जलीय जंतुओं की तरह इनके मूत्र में लवणों की सांद्रता काफ़ी कम होती है, अर्थात ये हाइपोटोनिक यूरिन का निष्कासन करते हैं। साल्ट लॉस को ये गिल्स के द्वारा बाहरी जल से सक्रिय अवशोषण द्वारा पूर्ण करते हैं, अर्थात ये लवणों की हानि जो शरीर से होती है उनको ये गिल्स के द्वारा पुनः अवशोषित करके सामंजस्य बनाए रखते हैं, अर्थात लवणों की सांद्रता का नियमन शरीर में बनाए रखते हैं। फिगर नंबर आप इसमें देखें 2 में, ये आप डायग्राम फिगर देख रहे हैं, इसमें आप ये फ्रेश वाटर फिश में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दिया हुआ है। ये आप देखें इसके माउथ पार्ट से जो है फ्रेश वाटर और फूड इनटेक हो रहा है, उसके बाद में ये जैसे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने के बाद में यहाँ से साल्ट का जो अवशोषण होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और H2O का या जल का जो संग्रह होता है वो इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। अवशोषण निरंतर दोनों का होता रहता है। इसके बाद में जैसे ही ये फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में पहुंचता है, तो किडनी में भी आप देखेंगे कि इसमें भी जल व लवणों का सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन के क्रिया के द्वारा निरंतर अवशोषण होता रहता है, अर्थात इसमें कम से कम लवणों का निष्कासन शरीर से होता है, अर्थात इनका यूरिन जो होता है वो हाइपोटोनिक यूरिन होता है जिसमें लवणों की सांद्रता काफ़ी कम होती है। तो संक्षिप्त में हम लोग इसको समराइज करके देख सकते हैं कि क्या क्या अडेप्टेशंस फ्रेश वाटर एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पाए जाते हैं। जैसे श्वसन व पाचन हेतु इनमें अर्धपारगम्य अंतरांग उपस्थित होते हैं। शरीर का शेष भाग अपारगम्य एवं सुरक्षात्मक आवरणों से ढका होता है। किडनी व नेफ्रिडिया के समान उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जिससे अत्यधिक तनुमूत्र का निष्कासन होता है।
इनमें बाहरी वातावरण से साल्ट्स का अवशोषण करने हेतु गिल्स, एलिमेंट्री कैनाल, किडनी में लवण अवशोषण करने वाली विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो परासरणीय सांद्रता को कांस्टेंट बनाए रखने में मदद करती हैं।